और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाहुबली की नो एंट्री। जी हां, बीएसपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पार्टी बदलने की आशंका के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट ही काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में किसी बाहुबली और माफिया को टिकट बीएसपी की तरफ से इस बार नहीं दिया जाएगा। मायावती ने यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को टिकट भी दिया है। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले से ही ये चर्चा थी कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं। मुख्तार के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये ट्वीट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की कसौटी और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फैसला किया गया है। उसने ट्वीट में साफ संकेत दे दिया है मायावती ने कि इस बार किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट नहीं देगी बीएसपी। तो पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इन बातों का साफ तौर पर ध्यान रखें। एक बार फिर से जल्दी से पढ़ के आपको बता देते हैं ट्वीट। बीएसपी की कोशिश होगी कि चुनाव में किसी भी बाहुबली और माफिया को ना लड़ाया जाए। इसके लिए मऊ सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर का नाम तय किया गया है। जनता की कसौटी पर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये फैसला किया गया है। पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। बीएसपी का संकल्प है कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने की है ताकि प्रदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की। सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है और यही पार्टी की सही पहचान भी है। राजीव रंजन लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हम जैसे ही ये खबर आई चर्चा भी की, लेकिन मायावती का ये फैसला सभी को चौंका दिया है। तो क्या जो इस छवि के और भी नेता हैं उनका भी पत्ता कटेगा क्या? देखिए, एक बात तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ रखा था, एक अभियान चला रखा था। दूसरी बात यह भी है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था की अगर बात कही जाए, लोग उदाहरण देते हैं कि जब 2010 में राम मंदिर पर हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त एक पत्ता भी उत्तर प्रदेश में नहीं हिला था क्योंकि मायावती उस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल को भी कानून व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। अब जबकि चुनाव ऐसे मोड़ पर हो रहा है कि यूपी योगी आदित्यनाथ की वो इमेज है कि उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, तो उसके सामने अपने को खड़ा करना है तो मुख्तार अंसारी उसमें एक रोड़ा होंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी से उम्मीदवार होंगे। तो ये देखते हुए भी मायावती का एक फैसला इसकी वजह से है कि उस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथ लेने के लिए मुख्तार अंसारी उनके रास्ते में रोड़ा बन सकते थे। दूसरी बात है, मायावती बहुत समीकरण साधने वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी। उन्हें मालूम है कि मुख्तार अंसारी से जितना फ़ायदा अगल बगल की सीटों पर होगा उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा भीम राजभर को टिकट देने से होगा क्योंकि राजभर जनसंख्या दूसरे आसपास की सीटों में भी ज़्यादा है। आपको मालूम है मऊ से जस्ट सटी हुई दूसरी विधानसभा जहूराबाद है जहाँ से ओम प्रकाश राजभर सुहासपा जो पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं और राजभरों के सबसे बड़े नेता हैं। उसमें पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि राजभर एक समय में बीएसपी का ही तकरीबन 20 वर्षों तक वोटर था। चौहान, राजभर, कुशवाहा, मौर्य, ये सारे लोग बीएसपी के साथ जुड़े हुए थे। आप पुराने जितने बीएसपी के नेताओं को देखेंगी, दारा सिंह चौहान उनके एक बड़े नेता थे, संसदीय दल के नेता थे, बीजेपी ने उनको चुनाव से पहले ले लिया। तो जो भी दूसरी पार्टियों के बड़े नेता थे उनको बीजेपी ने अपने पार्टी में पहले ही शामिल कर लिया। अब मायावती अपने पुराने जनाधार को ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास को जोड़ने के लिए उस क्लास के नेताओं को ज़्यादा तरजीह देंगी। दोनों तरफ से उनको मुफीद बैठता था। लेकिन ये कहना कि माफिया की नो एंट्री या बीएसपी दूरी बना रही है, अगर ऐसी दूरी पहले भी बनाई होती, अगर मुख्तार अंसारी जब उनकी ज़रूरत के थे, जब उनको सीट जीतने के लिए चाहिए थे, जब मुख्तार अंसारी का राजनीतिक प्रभाव, उनके परिवार का प्रभाव बढ़ा हुआ था, तब मुख्तार अंसारी उनकी ज़रूरत थे, तब उनके लिए वो अस्त्र और शस्त्र के तौर पर हो गए। और जब अब उनको लग रहा है कि उनसे दिक्कत होगी तो वही एक भार हो गए। तो राजनीति में कब कौन लाइबिलिटी हो जाए और कब कौन एसेट हो जाए। राजीव, एक बात ये भी आ रही है कि मायावती को
बीएसपी सुप्रीमो को आभास था कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं, उससे पहले यह डिसीजन ले लिया गया। देखिए, कोई ऐसी पहली बार ऐसा नहीं है। जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में भी अफजाल अंसारी रहे हुए हैं और बसपा में भी रहे हुए हैं। सबको मालूम है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और बीएसपी की तरफ से भी चुनाव लड़ा है। जब गठबंधन हुआ था तब उसके पहले वो बीएसपी में शामिल हुए तो उनको वहाँ से टिकट मिला अफजाल अंसारी को। हालांकि लोग ये मानते हैं कि जो रिश्ता उनका समाजवादी पार्टी से है, जितना लगाव समाजवादी पार्टी से मुख्तार अंसारी फैमिली का है, वो लगाव, वो रिश्ता बीएसपी से उनका कभी नहीं बना। बावजूद उसके अफजाल अंसारी आज गाजीपुर से सिटिंग एमपी हैं और छोटी मोटी बात नहीं है। इस इलाके के बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा को सिटिंग रेल राज्य मंत्री रहते हुए 1 लाख से ज्यादा वोटों से अफजाल अंसारी ने हराया। तो ये मामूली बात नहीं है। गाजीपुर जो संसदीय सीट है वो बनारस से सटी हुई है, प्रधानमंत्री वहाँ से लड़ रहे थे, इस सब का कोई असर नहीं हुआ। मनोज सिन्हा ने बहुत अच्छा काम भी किया, उनके इलाके के लोग कहते हैं, तब भी अफजाल अंसारी ने हरा दिया। तो उस परिवार का एक राजनीतिक प्रभुत्व रहा है, पिछले 3 दशकों से है, उस इलाके में है, गाजीपुर मऊ में है। और जब उनको, मैंने बताया, जब सीट जीतना था, जब उनको जरूरत थी तो मुख्तार अंसारी अच्छे लगते थे, अब खट्टे लग रहे हैं। ठीक है राजीव, मैं लौटती हूँ। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री, उनसे बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता ने, सुन लेते हैं। वो मायावती ने साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा और मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया गया है। अब वहां से प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे। बीएसपी का ये राजनीतिक दाव काफी महत्वपूर्ण। हमारे साथ बात करने के कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं। सर, बीएसपी ने तो ऐलान कर दिया, प्रेशर तो है कम से कम माफिया और गुंडा को टिकट न देने का, जिसका आरोप लगता था बीएसपी पर। हाँ, तो ये दरअसल में उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। 2012 में भी, 2017 में भी, और तब उनके अब ये बात समझ में आई है। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि वो टिकट देंगी नहीं, टिकट उनसे मांगी नहीं रहे होंगे वो लोग, इसलिए वो टिकट देंगी क्या। मुख्तार अंसारी सिटिंग विधायक है सर, उनका टिकट एक वक्त के सेलिब्रिटी रहे बीएसपी के मुख्तार अंसारी। देखिए, एक टिकट जहाँ तक कटने का सवाल है तो उससे वो अपने को बचाने का प्रयास इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी जी के एक और जो भाई हैं वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो ये भी कुछ बात रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मायावती जी का जो बेस है वो बीजेपी के पास चला गया। तो अपनी पुरानी गलती सुधार रही है बीएसपी सुप्रीमो। ये कौशल किशोर कह रहे हैं कि बीएसपी की तरफ से पहले इन्हीं बाहुबलियों को, इन्हीं ऐसे ही नेताओं को टिकट दिया जाता था, लेकिन 2022 में ये समझ में आया है कि इन लोगों को टिकट देने से पब्लिक नाराज भी हो सकती है, नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए इसी तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। मोदी जो बाइडेन की महा मुलाकात का जिक्र होगा। अब तालिबान संकट के बीच पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज से ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 23 सितंबर को वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 22 सितंबर की रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। महा मुलाकात के बीच क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और यूएन महासभा में भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस के एनएसए और अमेरिका के सीआईए चीफ भारत आकर कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। उसका पूरा विश्लेषण आपने न्यूज़ 24 पर देखा था कि उस मुलाकात के बाद के मायने क्या थे। ऐसे में अफगानिस्तान और तालिबान पर जो बाइडेन मोदी मुलाकात पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो संजीव, ये आपकी नजर है भी, कल मैं विश्लेषण देख भी रहा था भारत न्यूज़ 24 के माध्यम से, तो इस महा मुलाकात में अफगानिस्तान सेंटर पॉइंट रहेगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो मुलाकात है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानती हैं कि ये पहली फिजिकल मुलाकात होने जा रही है जो बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में।
तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मिलेंगे और मौजूदा माहौल जो है आप जानती हैं वो अफगानिस्तान को लेकर है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। CIA चीफ ने समझ सकती हैं आपकी मुलाकात की आधारशिला तो रखी थी है जब वो दिल्ली पहुंचे थे। अब ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो जाहिर है वहां पर UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में वो शिरकत करेंगे। 25 तारीख को वहां उन्हें संबोधित भी करना है, लेकिन 24 तारीख का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात के अलावा आप जानती हैं क्वाड जो संगठन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत उसका अहम हिस्सा है, उसकी भी बैठक होनी है और पहली फिजिकल बैठक होनी है। तो वो बैठक होने जा रही है 24 तारीख को ही। और इस तरह से हम देखते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए, चीन को दायरे में रखने के लिए बनाया गया ये क्वाड सम्मेलन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से जो हटा है अमेरिका, तो कहा यह भी चाहता है कि चीन पर उसे फोकस करना है, इस कारण से वो हटा है। तो मानकर चलिए कि ये बहुआयामी यात्रा की अमेरिकी यात्रा होने जा रही है। तो संजीव, जो हालात अमेरिका के लिए बने जब सेना वापस गई, और इस पर पता भी चल जाएगा जब भारत की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा कि दरअसल अमेरिका सहित दूसरे देश इस मामले पर क्या सोचते हैं, सामने आएगा ये बात। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में जो सरकार है उस सरकार ऐसे लोगों से बनी हुई है जिसके मंत्री जो है वो घोषित आतंकी हैं यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर। अब यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर जो घोषित आतंकी हैं उन्हें डीलिस्ट किया जाना है। अमेरिकी कोशिश ऐसी रही है पूर्व में, क्योंकि अमेरिकियों ने ही उन लोगों के साथ आप जानती हैं समझौता किया था दोहा में। अब स्थिति ऐसी है कि भारत उस सैंक्शन कमेटी का फिलहाल चेयरपर्सन है, तो भारत के हाथ में है कि वो इन घोषित आतंकियों की सूची से उन्हें डिलिस्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं भारत और दूसरे देश मिलकर, तो फिर आतंकियों की सरकार और दोष अमेरिका का माना ही जाएगा। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है। तो अब क्या ये दोनों भी बातें होंगी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए आज की तारीख में न्यू दिल्ली। और बार बार जो भारत से मुलाकातें और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, संपर्क की बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि अमेरिका की इस चिंता को कम से कम खत्म करने की कोशिश वो कर रहा है, और वो चाहता है कि तालिबान के मंत्री हैं उन्हें घोषित आतंकियों की सूची से बाहर निकाला जाए, जिसमें भारत की अहमियत। ओके संजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार गौरव भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। तो कुमार गौरव, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है, जिसका विश्लेषण भी हम कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है, कैसा प्लान रहेगा, कैसा दौरा रहेगा, क्या तैयारी है? देखिए, इसमें इस बार बीजेपी की तरफ से ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। जैसा ये एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल टॉक्स के लिए और UNGA को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी का बहुत ज्यादा एंगल इसमें नहीं आता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना के बाद का ये जो वक्त है, अभी कोरोना पीरियड ही है, अभी इसे मानकर चलिए। वैसे में पहली फिजिकल यात्रा है उनकी 6 महीने के अंतराल में, और अमेरिका जाएंगे, बाइडेन से मिलेंगे, फिर UNGA को संबोधित करेंगे, और भी जो कुछ देश हैं क्वाड समिट के अलावा उन देशों के साथ जो वहां मौजूद रहेंगे उनके साथ कुछ बायलैटरल टॉक्स करेंगे। तो ये एक संयुक्त कार्यक्रम है जो अभी सामने आया। जैसा कि संजीव जी बता रहे थे, तालिबान एक अहम मुद्दा, और क्वाड के साथ साथ जो इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल टॉक्स होगी उसमें भी इस चीज पे चर्चा होगी। जी तो संजीव, ये भारत की कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले, उसमें समर्थन भी चाहिए होगा भारत को। देखिए विपनेश, इस वक्त अफगानिस्तान के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि बहुत अहम है, खासतौर पर चीन, रूस और भारत। देखिए, पाकिस्तान तो वहां खेल कर रहा है, तो उससे वर्ल्ड कम्युनिटी में वो इज्जत हासिल नहीं है कि वो अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहे, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका है। अब चीन और रूस तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं ही, फिलहाल भारत भी परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अमेरिका तो है ही। तो ऐसे में जब ये 3 बड़े देश जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, भारत भी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो अब वहां पहुंचकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर जाहिर है कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ निर्णय लेना है, भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लेना है वर्ल्ड कम्युनिटी को। लेकिन हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि आप जानती हैं अफगानिस्तान में अगर आतंकवाद और सुरक्षा की स्थिति गड़बड़ाती है तो उसका जो स्पिलओवर इफेक्ट होता है वो भारत के ऊपर होता है। तो भारत की अपनी चिंताएं हैं, और जाहिर है कि खुलकर प्रधानमंत्री इन बातों को रखेंगे। लेकिन संजीव, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, तो सभी की चिंताएं इक्वली होनी चाहिए इस पर।
शुक्रिया आपका संजीव, ये जानकारी तमाम देने के लिए। नहीं सुधरेगा तालिबान, आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं। अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा है, सत्ता की चाबी मुल्ला हसन अखुंद के हाथों में दे दी गई है। इसके साथ ही अब अफगानिस्तान की गलियां, सड़कें, चौराहे पर तालिबान का असली चेहरा दिखने लगा है। लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें जबरन बंद कर लाठियों से पीटा जा रहा है, उसे टॉर्चर भी किया जा रहा है। पहले तो तालिबान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि विरोधियों को भी माफ कर देगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है इन तस्वीरों के जरिए। एक तस्वीर ऐसी भी आई है जहां विरोध की आवाज बुलंद की तो गोलियों की बौछार कर दी गई। इन सब के बीच एक तरफ तो तालिबान का खूनी खेल चल रहा है और वहीं तालिबान के आतंकी अमेरिका के छोड़े गए एयरक्राफ्ट में झूला झूलने के लिए मस्त हैं। एक बार फिर से संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ये सब कुछ तो बयां हो रहा है, दुनिया देख रही है कि तालिबान ने कहा क्या और किया क्या। सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, बौछार हो रही है, लोग परेशान हैं, हताश हैं और वहां पर दूसरी तरफ लड़ाके मस्ती भी कर रहे हैं। देखिए, अभी आपसे बातें हो रही थी कि क्या अमेरिका के शह पर उसकी कोशिश के दम पर जो आतंकी हैं अब मंत्री बन बैठे हैं तालिबान सरकार में, उन्हें क्या आतंकी सूची से हटाया जाना चाहिए। और प्रश्न यही है कि ये जो 4 तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं हमारी स्क्रीन पर, क्या ये गवाही देती हैं कि तालिबान जैसे संगठन और उनके नेताओं को हटाने की जरूरत है आतंकी सूची से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदला है। तालिबान 20 सालों बाद भी वही तालिबान है और ऐसे में जो भारत कहीं ना कहीं अगर रिलक्टेंट है, वो इस बारे में बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है, तो ये बात अपने आप बहुत ही वाजिब भी है। क्योंकि आप तालिबान को हरी झंडी अगर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का इश्यू बन सकता है हमारे क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में। और ऐसे में अमेरिका जो कि इस क्षेत्र से बच जाना चाह रहा है, निकल जाना चाह रहा है, हमें उसकी बातों में कितना आना चाहिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा में, ये जरूर निर्णय होगा। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि तालिबान को मानवाधिकारों के बारे में बहुत चिंता नहीं है, उन्हें ना महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों के बारे में चिंता है, उन्हें बस सत्ता चाहिए, सत्ता चलानी नहीं आती है। और ये तस्वीरें उसकी गवाह है कि किस तरह तालिबान एक नॉन सीरियस लोग आकर सरकार में बैठे हैं और वही उनका खूनी चरित्र जो है आज भी 20 साल बाद जी। ओके, मैं लौट रही हूं संजीव, आपके पास प्लीज बने रहिए। तालिबान से महिलाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के हक को लेकर बड़ी बातें करने वाले तालिबान की सच्चाई एक एक करके दुनिया देख रही है, सामने आने लगी है। अब तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने बेतुका बयान दिया है और कहा है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है, महिला मंत्री नहीं बन सकती और उनका कैबिनेट में होना कोई जरूरी नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। संजीव, आप सुन रहे हैं, ये क्या बेतुका बयान है। महिलाओं की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, महिलाएं क्या है उनको नहीं पता है। पर ये तय करने वाले कौन है? ये सवाल तो है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूछना पड़ेगा कि इस तरह की बातों को कहना और ये क्या कोई अकाट्य सत्य है वो बोल रहे हैं, क्या इसी तरह के विचारों के दम पर वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ एंगेजमेंट करे, उनको मान्यता दे, जो उनकी ख्वाहिश है। जाहिर है कि इस तरह के जो बर्ताव से और इस तरह के आचरण से उन्हें मान्यता नहीं मिलने वाली है। हाल के दिनों में ये चरित्र जो है उनका और भी ज्यादा सामने आया है जब से उन्हें सत्ता मिली है। वो बेचैन है, उन्होंने अपनी सरकार 3 दिन पहले घोषित की है और वो चाहते हैं कि 9/11 यानी कि कल वो चाहते हैं कि इसका विधिवत एक शपथ ग्रहण समारोह हो और उस समारोह में वो सारे मंत्री सामने आए और चेहरा दुनिया के सामने आए। लेकिन एक चेहरा तालिबान का तो ये भी है, महिलाओं को इस तरह से देखना और ये तय कर देना कि उनके लिए क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। इसीलिए तो तालिबान बदनाम था। देखिए, तालिबान के साथ दिक्कत यह है कि अपने आप को लड़ाके कहते हैं, लेकिन पंजशीर में उनकी हालत खराब हो गई। महिलाओं के ऊपर वो इस तरह की जो बंदिशें हैं वो लगाते हैं। तो इस तरह के कमजोर लोग हैं, डरा रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को, और कितना डरता है वर्ल्ड कम्युनिटी। जाहिर है भारत इसके लिए बहुत तैयार नहीं है। अमेरिका को कितना कन्विंस कर पाता है आने वाले दिनों में वर्ल्ड कम्युनिटी, तालिबान को कितना मेहनत देती है, देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।